चलिए दोस्तों, आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों आज हम वैद्युत धारा स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप एकदम बिल्कुल फ्री माइंड होकर बैठ जाइए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है इस चैप्टर के अंदर। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला ही पॉइंट आता है वैद्युत धारा किसको बोलते हैं। वैद्युत धारा या फिर विद्युत धारा किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है। किसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं? क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? तो दोस्तों जब हमारे पास कोई भी कंडक्टर होता है, आप इस तरह समझिए, हमारे पास ये कंडक्टर है, तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन एक बॉल है, बॉल। तो जब इलेक्ट्रॉन बॉल है और इसके इन दोनों सिरों पर जब विभवांतर लगाया जाता है, विभवांतर मतलब वोल्टेज लगाई जाती है, तो बॉल में थोड़ा दूर दूर दिखा दिए, ये लगातार कंटिन्यू एक दूसरे चिपकी हुई बॉल्स है। तो जब आप विभवांतर लगाते हो, विभवांतर लगाने से क्या होता है, इन पर एक फोर्स लगता है। जितनी बॉल्स है ये, इन बॉल्स पर एक फोर्स लगता है, तो बॉल्स चलने स्टार्ट हो जाती हैं। या तो वो इस डायरेक्शन में जाएंगी या फिर इस डायरेक्शन में जाएंगी, तो बॉल्स चलना स्टार्ट कर देती हैं। तो बस ये बॉल्स जो है ये आप इलेक्ट्रॉन है। जब आप विभवांतर लगाते हो, वोल्टेज लगाते हो, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक तरह का फोर्स वर्क करता है। वो फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता है, और इन इलेक्ट्रॉन को जब मूवमेंट मिल जाता है तो ये एक रेखा के रूप में चलते हैं, ये एक लाइन के रूप में चलते हैं, जिसको धारा कहते हैं। धारा आपको पता ही होगा, धारा मतलब एक स्ट्रीम के रूप में चलते हैं ये आगे को, इसी को एक धारा कहते हैं। लेकिन वैद्युत धारा, ये एक धारा हो गई, लेकिन वैद्युत धारा नहीं कहेंगे इसको, इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है इन इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में मानी जाती है। इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में जो है वो इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में विद्युत धारा को माना जाता है। ये इलेक्ट्रॉनों की वजह से आवेश आ गया इस पर जो आ गया वो आ गया आवेश। तो आवेश प्रवाह किधर को हो रहा है? आवेश प्रवाह अभी ऐसा मान के चलिए इधर को हो रहा है। आवेश किसकी वजह से आया? इलेक्ट्रॉनों की वजह से आया। तो आवेश प्रवाह हो रहा है इस साइड में। जब आवेश प्रवाह इस साइड में हो रहा है तो वैद्युत धारा की जो दिशा आएगी वो इस दिशा में आएगी। दोस्तों वैद्युत धारा जो होती है वो एक अदिश राशि होती है। दिमाग में ये डाउट आएगा कि ये अदिश राशि कैसे हो गई। अदिश राशि के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक तो परिमाण की आवश्यकता पड़ती है और बस दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हमारे पास वैद्युत धारा के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर दिशा होती है। तो दिशा होती है तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके परिमाण के साथ साथ उनकी दिशा भी होनी बहुत जरूरी होती है। तो ऐसे तो इसके साथ हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट के साथ, लेकिन फिर भी ये एक अदिश राशि है। क्यों? तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा जो अदिश राशि होने का कारण है वो ये है, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, सदिश राशियां होती हैं, वो एक ट्रायंगल लॉ को फॉलो करती हैं। वेक्टर के ट्रायंगल लॉ को फॉलो करती हैं, जो कि वैद्युत धारा फॉलो नहीं करती उस चीज को। तो वो चीज फॉलो ना होने की वजह से वैद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि हो गई। पहला पॉइंट ये था। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखिए, अगर किसी चालक के दोनों तरफ मैंने वोल्टेज लगा दी तो उस चालक के एक सिरे से प्रति सेकंड जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे को निकलते हैं। आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, रेजिस्टेंस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको मैं बताने वाला हूं किस तरह से। अब देखिएगा, आप किसी रोड पर चल रहे हैं, किसी रोड पर बाइक से चल रहे हैं, और रोड है स्ट्रेट। रोड क्या है? स्ट्रेट। तो आप बहुत जल्दी इस रोड को क्रॉस कर दोगे बाइक के थ्रू। लेकिन अब मैं इतनी ही लंबी रोड आपको जिगजैग फॉर्म में दे दूं और आपसे कहूं कि आप इसको क्रॉस कीजिएगा, तो आप इस तरह से जाओगे, इस तरह से जाओगे, इस तरह से जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, और आपकी स्पीड भी बहुत कम रहेगी चलने की, और आपको पहली वाली कंडीशन के मुकाबले ज्यादा वक्त लग जाएगा इस बैरियर को पार करने के लिए। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रॉनों के साथ होता है। ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रॉनों के साथ होता है, जो इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में जब किसी तरह की रुकावट आने लगती है, तो जो रुकावट होती है उसको बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट है वो है ओम। इसका यूनिट याद रखना है, जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिक करंट का जो मैंने यूनिट नहीं बताया, उसका यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है, और ये एक अदिश राशि है। तो एम्पियर भी आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट का। ये एम्पियर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस चीज की रिसर्च की थी, और ऐसे ही ओम एक वैज्ञानिक है जिन्होंने रेजिस्टेंस की रिसर्च की। आगे चलते हैं, ओम का नियम, ये इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम क्या है?
तो दोस्तों इसमें ओम के नियम को स्टार्ट करने से पहले आप पहले कुछ फिजिकल कंडीशन जान लीजिए। फिजिकल कंडीशन किसको बोलते हैं, क्या होती हैं? भौतिक अवस्थाएं। तो दोस्तों भौतिक अवस्था मतलब जिस तरह का कोई ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, जिस कंडीशन में दिख रहा है, वो उसकी अपनी भौतिक अवस्था है। सपोज दैट वो गर्म भी हो सकता है, उसका अपना कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उसका अपना कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, उसका अपना कुछ ना कुछ अपीयरेंस होगा, तो वो सब उसकी खुद की भौतिक अवस्था है। ऐसी कोई दूसरा है, वो ठंडा हो सकता है उसका वॉल्यूम कुछ और हो सकता है उसका एरिया कुछ और हो सकता है उसका कुछ प्रेशर अलग हो। तो ये सब भौतिक अवस्थाएं हैं। तो ओम का नियम कैसे याद करना है आपको? ओम का नियम इस तरह से याद करना है, आपके पास कोई चालक है, इस चालक की मैं कोई भी भौतिक अवस्था चेंज नहीं करूंगा। इस चालक की कोई भी भौतिक अवस्था में चेंज नहीं करूंगा। अगर इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहना है। इसका वॉल्यूम कुछ दे रखा है V, तो इसका वॉल्यूम V ही रहना है, प्रेशर भी वही रहना है जो है। किसी तरह का कोई भी भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन नहीं लाने वाला मैं। अब क्या किया मैंने, इसके सिरे पर क्या किया, वोल्टेज लगा दी। इसके सिरे पर मैंने वोल्टेज लगा दी। जैसे ही वोल्टेज लगाऊंगा तो इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। करंट को I से डिनोट करते हैं, तो करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो गई। तो करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो गई, करंट को बोलते हैं I एम्पियर। तो ये करंट फ्लो होनी स्टार्ट हुई है, किसके समानुपाती है? ये होगी वोल्टेज के समानुपाती। तो बस यही था, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे कि मैंने यहां दिखा दिया। तो जो आपने विभवांतर लगाया है वो उसके अंदर प्रवाहित जो हो रही है धारा ये फ्लो हो रही है ना, तो धारा के फ्लो होने के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आ जाता है। इस कंडीशन के लिए वो है R, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये R जो है यही रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर मटेरियल का, जो आपने यहाँ पर यूज किया है। इस पर्टिकुलर मटेरियल का ये क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होगा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, वोल्ट अपॉन एम्पियर। क्या होता है इसका, वोल्ट अपॉन एम्पियर के से भी निकाल सकते हैं। वोल्ट अपॉन एम्पियर लिखे नहीं जा रहा, वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो ये रेजिस्टेंस का एक यूनिट ये भी होता है वोल्ट अपॉन एम्पियर, लेकिन ऐसा यूनिट तो इसका ओम ही होता है। ऐसा यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ने जो इसको स्टैंडर्ड बना दिया है वो इसका ऐसा यूनिट ही है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक आता दोस्तों, इसके अंदर आता ओमीय प्रतिरोध। तो आपको थोड़ा और बता देता हूं। अभी हमने पढ़ा इससे पहले ओम का नियम। अगर दोस्तों ओम के नियम में, ये अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा, अगर ओम का नियम मैं लगा रहा हूं और मैं चालक का टेम्परेचर बढ़ जाए, करंट फ्लो होने लगी और चालक का टेम्परेचर बढ़ गया, चालक मतलब जो कंडक्टर, जो वायर आप यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो क्या अब इस कंडीशन में वो तार या फिर वायर या फिर वो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्या वो ओम के नियम का पालन करेगा? तो जवाब क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि वो ओम के नियम का पालन करेगा या फिर नहीं करेगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और आपको खुद से कहीं से बिना देखे आपको अच्छे से समझ आ गया है तो आपको जवाब खुद ही देना है कि वो ओम के नियम का पालन करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो क्यों और नहीं करेगा तो क्यों, ये आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो हम ओमिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ लेते हैं। ओमिक रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? तो ओमिक रेजिस्टेंस वो होते हैं, वो मटेरियल्स जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे मैग्नीज का तार, ये ओम के नियम का पालन करता है। और अनओमिक रेजिस्टेंस कौन से होते हैं? जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, जैसे कि डायोड बाल्ब प्रतिरोध, डायोड बाल्ब का प्रतिरोध, ट्रायोड बाल्ब का प्रतिरोध। अनओमिक ओमिक रेजिस्टेंस शायद मुश्किल है जो क्वेश्चन आए। ये है कंडक्टेंस क्या होती है, चालकता क्या होती है। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा था। चालकता क्या होती है, आर होती है, वो सॉरी रेजिस्टेंस होता है आर, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए और ये हो जाएगी आपकी चालकता। ये क्या हो जाएगी, चालकता। इसको मैंने जी से सूचित कर दिया। तो चालकता क्या होती है, जी इज इक्वल टू 1/R। तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे जी का? तो जी का मात्रक है 1/ओम। 1/ओम को कहते हैं ओम इनवर्स। ओम इनवर्स मतलब सिंबल ये है ओम इनवर्स हो गया। ओम इनवर्स को ये भी बोल देते हैं मोह।
मोह भी बोल देते हैं ओम इनवर्स को, मोह। ठीक है, आपको यही सब याद करना है। आगे चलते हैं। एक होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये विशिष्ट प्रतिरोध किसको बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, बिल्कुल ठीक, तथा उसके पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो सरफेस एरिया है उसके क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल ठीक। इस प्रकार आप इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है लेकिन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर जो सिंबल लगाया है यहाँ पर रो, इसको बोलते हैं रो। तो ये रो जो है ये है विशिष्ट प्रतिरोध। ये कौन सा प्रतिरोध है? विशिष्ट प्रतिरोध। आर क्या है? आर है प्रतिरोध, लेकिन इसमें जो रो आया है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ये हर मटेरियल का कांस्टेंट होता है। हर मटेरियल के लिए ये अपना खुद का, मटेरियल का खुद का अपना एक प्रतिरोध होता है जिसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। एक ही पदार्थ के बने हुए मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है ना। प्रतिरोध तो मोटे तार का प्रतिरोध तो ज्यादा ही होगा, प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध की नहीं, प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। तो किसी मोटे तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा और पतले तार का पतले तार का प्रतिरोध जो होता है वो ज्यादा होता है और मोटे तार का प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है। अब प्रतिरोध कहते किसे हैं? मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि रेजिस्टेंस कहते किसे हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, उनकी मार्ग में रुकावट। अब देखिए एक है बहुत बड़ी रोड और एक है छोटी रोड। तो छोटी रोड पे आसानी से निकला जा सकता है फिर बड़ी रोड पे? तो जवाब है बड़ी रोड पे आसानी से निकला जा सकता है एज कंपेयर टू छोटी रोड। तो छोटी रोड पे आप नहीं चल सकते, बड़ी रोड पे आप एकदम निकल जाओगे। तो बड़ा अगर मोटा तार है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से निकल जाएंगे, और छोटा तार है, पतला तार है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने में दिक्कत आएगी। तो उस पतले तार का प्रतिरोध क्या हो गया? ज्यादा हो गया, और मोटे तार का प्रतिरोध क्या हो गया? वो हो गया कम। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। किसी एक ही पदार्थ के बने हुए मटेरियल का विशिष्ट प्रतिरोध सेम होता है, एक ही होता है। अब आती है विशिष्ट चालकता। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध। अभी आपने विशिष्ट प्रतिरोध निकाला, अब इसका व्युत्क्रम कर दीजिए। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम करोगे तो चालकता बनेगी, प्रतिरोध का व्युत्क्रम करोगे तो चालकता बनेगी, और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम करोगे तो विशिष्ट चालकता बनेगी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो जो इसका मात्रक होगा, जो रो का मात्रक होगा उसका उल्टा कर दीजिए, वो आ जाएगा सिग्मा का मात्रक। सिग्मा का मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो क्या होता है? ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ये सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा। अब क्या है दोस्तों, दो तरह का समायोजन होता है। एक होता है प्रतिरोधों का दो तरह का समायोजन होता है। अगर आपके पास रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को आप दो तरह से ऐड कर सकते हैं। एक होता है पैरेलल, एक होता है सीरीज। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आपके घर की वायरिंग होती है वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक समांतर, आपका समांतर समायोजन में सारे के सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं। घर की जो वायरिंग होती है वो समांतर में होती है, लेकिन सीरीज क्या होता है ये आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। अगर मेरे पास कोई एक रेजिस्टेंस है ये, ठीक, अगर मैं इसमें दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे ही ऐड कर दूं, इस तरह से ऐड कर दूं, तो ये हो गया सीरीज। ये पहला रेजिस्टेंस था, ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये तीसरा रेजिस्टेंस है। तो ये हो गया सीरीज का, सीरीज में समायोजन मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में अगर आपके पास तीन रेजिस्टेंस है, उन तीनों रेजिस्टेंस के लेफ्ट हैंड साइड के वायर को एक साथ जोड़ दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड का वायर मैंने एक साथ जोड़ दिया तीनों के, ठीक है, और राइट हैंड साइड के वायर को एक साथ जोड़ दीजिए। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और घरों में यही कॉम्बिनेशन यूज होता है, घरों में यही कॉम्बिनेशन यूज होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पता चल गया, और पता चल गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक बात और, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के बीच में मैं एक चीज बता देता हूं। अगर आपके पास कोई एक लो वाट का बल्ब है, क्या है आपके पास? लो वाट का एक बल्ब है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा तेज जलेगा या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्यादा तेज जलेगा? इस चीज को बताने के लिए जा रहा हूं।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लो वाट का बल्ब ज्यादा तेज जलता है। तो आप ऐसे याद कीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में वो चीज ज्यादा तेज जलती है जिसका वाट कम होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो चीज ज्यादा तेज जलती है जिसका वाट ज्यादा होता है। अब देख लीजिए, घर में ही अगर दो बल्ब लगे हैं और एक 100 वाट का बल्ब है, एक 50 वाट का बल्ब है, तो देख लीजिएगा कौन सा तेज जल रहा होगा। तो जो ज्यादा वाट का बल्ब होगा बहुत ज्यादा तेज जल रहा होगा घर में। क्यों? क्योंकि घर में जो वायरिंग यूज होती है वो होती है पैरेलल क्रम में। और जो हम बता रहा हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल जो जनरेटर की लाइट मिलती है, जनरेटर की लाइट में जो घरों में जनरेटर की लाइट पहुंच रही है आजकल, तो जनरेटर की लाइट के पीछे जिस घर में जनरेटर की लाइट प्रोवाइड करानी होती है उस घर के अंदर पहले ही वायरिंग के अंदर एक कम वाट की कोई भी चीज लगा देते हैं, जैसे कि बल्ब या फिर मरकरी लगा देते हैं घर के लोड के हिसाब से। अब मरकरी लगाने के बाद या फिर बल्ब लगाने के बाद घर के लोड के हिसाब से, अगर घर का लोड उस लोड से जो आपने बाहर लगा रखा है, चाहे मरकरी लगा रखी हो या बल्ब लगा रखा, उससे अगर कम है तो अंदर जो यूज हो रही है लाइट घर में वो ज्यादा तेज जलेगी। लेकिन अगर घर में तुम लोड डाल दोगे बहुत तेजी से, जैसे ही आप लोड डालोगे, घर में लोड डालने से क्या होगा, जो बाहर आपने बल्ब लगा रखा ना वो तेज जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वही पार्ट तेजी से जलता है जिसका वाट कम होता है। अब घर पर लोड डाल दिया, इसका मतलब आपने वाट बढ़ा दिया। जब आपने वाट बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है अंदर वाट बढ़ने की वजह से कम वाट वाला बल्ब रह गया, तो कम वाट वाला बल्ब ही जलेगा अब। ठीक है, वाट जो बल्ब था वो अब कम वाट के रह गए ना, एज कम्पेयर टू जो अंदर लाइट यूज हो रही है उसके मुकाबले। तो ये सिस्टम चलता है, इसकी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस भी हैं आजकल। आगे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ते हैं। वैद्युत शक्ति क्या होती है? वैद्युत शक्ति क्या होती है? विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को, ऊर्जा जो वेस्ट होती है उसके रेट को क्या बोलते हैं? शक्ति कहते हैं। किसकी रेट को? ऊर्जा की रेट को। तो ऊर्जा क्या होती है? Q होती है, और इसकी रेट को, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड कर दो, तो Q/T होता है पावर। पावर क्या होता है? Q/T। Q क्या होती है? ऊर्जा का क्षय, और T फॉर टाइम में, कितने टाइम में ऊर्जा का क्षय हो गया, ऊर्जा वेस्ट हो गई है ना, लॉस हो गया ऊर्जा का, वो क्या होगा? उसकी पावर होगी। अब आता है किलोवाट घंटा तथा यूनिट। तो किलोवाट घंटा का ये पूछा गया दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है, किलोवाट घंटा किसका यूनिट है, या फिर एक यूनिट किसके बराबर होती है? तो किलोवाट घंटा जो है वो एनर्जी का यूनिट है। कई बार पूछा गया, रिपीट हुआ है एसएससी में। और यूनिट किसको बोलते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा, इसको पहले हटा देते हैं सामने से। 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। कितने घंटे में व्यय होती है? 1 घंटे में। जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो। अगर 1 किलोवाट की शक्ति है, 1 किलोवाट की शक्ति है, तो 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में वेस्ट हो रही है। जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो, आपका जो सिस्टम है पूरा वो 1 किलोवाट का होना चाहिए। तो 1 किलोवाट घंटा जो मात्रक आएगा वो किसका आएगा? वैद्युत ऊर्जा का आएगा। इसका फॉर्मूला चलता है 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला चलता है वाट इंटू घंटा अपॉन 1000। वाट इंटू घंटा अपॉन 1000। अगर आपके पास वाट दे रखा है और आप कितने घंटे उस चीज को, उस अप्लायंसेस को यूज कर रहे हो जिसके वाट आपको पता है, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि 1 यूनिट कितने टाइम में खर्च होने वाली है, या फिर कितने टाइम में कितनी यूनिटें खर्च हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, एमीटर के बारे में पढ़ते हैं। अब दोस्तों एक अप्लायंसेस आता है जिसका नाम है एमीटर। एमीटर क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा कुछ घर में मीटर लगे होते हैं, स्टेबलाइजर होता है, उसके अंदर एक मीटर लगा होता है, इस पे लिखा होता है V। और ऐसे ही कुछ दूसरे मीटर होते हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ होता है सिर्फ V, और रीडिंग होती है 250 तक या 300 तक, 350 तक रीडिंग होती है, और इसमें 50 तक रीडिंग होती है। तो इस तरह के 2 मीटर होते हैं, एक पे V इंडिकेट होता है और एक पे A इंडिकेट होता है और एक पे होता है V। तो जिस पर V इंडिकेट होता है वो होते हैं वोल्टीमीटर, और जिस पर A इंडिकेट होता है कैपिटल A वो होते हैं एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर जो होते हैं वो करंट को बताते हैं, करंट के वैल्यू को बताते हैं। करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को बताते हैं।
तो करंट के वैल्यू बताते हैं एमीटर, और एमीटर जो होते हैं हमेशा इनको सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज मतलब अगर एक रेजिस्टेंस ऐसा है तो यहाँ पर एम्पियर मीटर लगा दिया जाएगा और आगे को अगला सर्किट लगा दिया जाएगा। तो ये सीरीज में लगाए जाते हैं, ये हमेशा सीरीज में लगाया जाता है एम्पियर मीटर करंट की वैल्यू को बताने के लिए। दोस्तों सीरीज में ही क्यों लगाते हैं? सीरीज में लगाने का ये बहुत बड़ा रीजन ये है, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक फ्लो के रूप में चलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक फ्लो के रूप में चलते हैं। फ्लो मतलब एक तरह का प्रवाह। अब प्रवाह है दोस्तों, वो तो एक वायर के अंदर ही होगा ना, वायर के अंदर ही एक प्रवाह होगा ना, तो वायर के अंदर प्रवाह होगा तो उस वायर के ही सीरीज में लगा देते हैं इसको एम्पियर मीटर को इस तरह सीरीज में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उनको मेजर कर सके ये, इसलिए इसको सीरीज में लगाते हैं एम्पियर मीटर को। और एक होता है दोस्तों वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है? हमें वोल्टेज मेजर करना होता है, और वोल्टेज जो मेजर होता है विभवांतर या वोल्ट मीटर वो 2 पॉइंटों के बीच का होता है। तो 2 पॉइंटों के बीच का होने की वजह से तो दोनों वायर के बीच में लगा दिया जाता है। दोनों वायर ये हैं, यहाँ बीच में लगा दिया जाता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। ये आपको दोनों ही पॉइंट याद करने हैं कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है और एम्पियर मीटर आपको हमेशा याद रखना है कि सीरीज में ही लगाया जाता है, ये एक श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? आपके घर में जो इन्वर्टर वगैरह होते हैं वो और भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर फ्यूज लगाए जाते हैं। फ्यूज का काम क्या होता है? फ्यूज का काम ये होता है कि अगर सिस्टम बहुत ज्यादा लोड ले रहा है या सिस्टम पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है तो सिस्टम हीट अप हो जाता है, और जो हमारे पास फ्यूज होते हैं, फ्यूज उनका जो गलनांक होता है ना, जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। जब बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट है और लोड ज्यादा पड़ रहा है तो हीट अप हो जाते हैं। ये जितने भी इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये हीट अप हो जाते हैं और ये टूट जाते हैं, हीट की वजह से ये पिघल जाते हैं। इसलिए हम किसी भी सिस्टम के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज को ही लगाते हैं ताकि पूरा सिस्टम खराब होने से बच सके। और ये जो बना हुआ होता है वो होता है टिन का और शीशे का। शीशा मतलब लेड को बोलते हैं पीवी, केमिस्ट्री में देखेंगे पीवी बोलते हैं लेड को और एसएन बोलते हैं टिन को। तो टिन जो है वो 63% होती है, 37% होती है लेड कितने परसेंट होती है? 37, इसको बोलते हैं पीवी। दोस्तों लेड हो गई 37% एंड टिन हो गया 63%। तो ये विद्युत परिपथ में किस रूप में जोड़ा जाता है? तो दोस्तों इसको भी हम एक सीरीज में ही लगाते हैं। अगर ये वायर जा रहा है तो यहां लगा देंगे हम फ्यूज को, उस पर लिखा हुआ होता है एफ, फ्यूज लगा देंगे और अगला सिस्टम जोड़ देंगे। तो फ्यूज में लगाते हैं। एक होती है यूनिट आती है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है दोस्तों? गैल्वेनोमीटर जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए यूज होता है गैल्वेनोमीटर। एम्पियर मीटर क्यों यूज होता है? एम्पियर मीटर क्या होता है? वैल्यू बताता है एम्पियर मीटर कितनी वैल्यू है, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो होता है वो वैल्यू के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी दे देगा कि जो करंट है वो किस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है या इस डायरेक्शन में चल रही है। क्योंकि करंट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्किट के अंदर कि करंट किस डायरेक्शन में चल रही है। कभी ऐसे तो नहीं कि उल्टी चल रही है, कभी ऐसे तो नहीं किसी पर्टिकुलर रॉन्ग डायरेक्शन में चल रही है। तो इसके लिए गैल्वेनोमीटर का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गैल्वेनोमीटर। और ये जो होता है बहुत कम एम्पियर की धारा तक को मेजर कर सकता है। एक माइक्रो एम्पियर धारा तक को मेजर कर सकता है। माइक्रो एम्पियर क्यों कहा? क्योंकि एक माइक्रो जो होता है वो 10⁻⁻⁶ के बराबर होता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर तक की वैद्युत धारा को मेजर कर सकता है कौन? वो है गैल्वेनोमीटर। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर आता है शंट देखना और उसका उपयोग देखना। तो पहले ये समझ लेते हैं कि शंट किसको बोलते हैं। तो दोस्तों शंट जो होता है ये एक छोटा सा कम प्रतिरोध का, बहुत छोटा सा और कम प्रतिरोध का एक तार होता है जो गैल्वेनोमीटर के अंदर यूज होता है। चूंकि गैल्वेनोमीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर से हम 2 चीज मेजर कर सकते थे। क्या? पहली तो करंट और दूसरा करंट की दिशा। तो करंट की दिशा भी आपको पता लगानी है और आपको करंट की वैल्यू भी पता लगानी है, तो आपको गैल्वेनोमीटर यूज करना होगा। लेकिन अगर मैं गैल्वेनोमीटर को मैं एम्पियर मीटर की तरह यूज करना चाहूं तो आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको क्या करना होगा? गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में आपको एक तार जोड़ना होगा। गैल्वेनोमीटर के
समांतर क्रम में दोस्तों गैल्वेनोमीटर को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल फॉर्मेट में आपको एक तार लगाना पड़ेगा जिससे वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाए। कौन से मीटर में कन्वर्ट हो जाए? एमीटर में। और गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्टमीटर में बनाया जा सकता है। तो गैल्वेनोमीटर को आप दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, वोल्टमीटर में भी, और गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हो एम्पीयर मीटर में भी। जब गैल्वेनोमीटर को आपको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको गैल्वेनोमीटर के सीरीज में आपको एक हाई प्रतिरोध का, एक हाई रेजिस्टेंस का वायर लगाना होगा। तो बस बन गया गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर। लेकिन अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे पैरेलल क्रम में, एक पैरेलल फॉर्मेट में मुझे एक कम प्रतिरोध का, एक लो रेजिस्टेंस का वायर लगाना होगा। बस ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और इन दोनों को आप समझ लीजिए अच्छे से। आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों? ये जो होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। अगर लो वोल्टेज है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो आपको ट्रांसफार्मर लगाना होगा, और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में चाहिए आपको तो आप तब भी ट्रांसफार्मर यूज करोगे। तो वोल्टेज कम बढ़ती करने के लिए आपको ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। तो वो ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं उनको बोलते हैं स्टेप अप, और जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कम कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, उनको बोलते हैं स्टेप डाउन। तो स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए ही यूज किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने सुना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना पे ट्रांसफार्मर काम करता है। रट लीजिए, लिख लीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? अगर आपके पास कोई एक कोइल है, कोइल, इसको कोइल बोलते हैं, और इस कोइल के अंदर से करंट पास कराई जा रही है, तो करंट पास कराने की वजह से इसके अंदर जो होगा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और अगर मैं ऐसी ही दूसरी कोइल ले लूं इसके पास में, तो पास में दूसरी कोइल लेने के बाद उस कोइल के दोनों तरफ लगा दीजिए वोल्टमीटर, ये चेक करने के लिए क्या इसके अंदर कुछ वोल्टेज आएगा। तो ऐसा करने पे दोस्तों होगा क्या? जब इस कोइल में लगातार विभव चेंज होगा, लगातार धारा की डायरेक्शन बदलेगी, धारा की दिशा बदलने की वजह से इसके अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगें, जिसको फ्लक्स को बोलते हैं, वो पैदा हो जाएंगी, और वो पैदा होने की वजह से वो तरंगें इसके अंदर भी जाएंगी। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स इसके अंदर भी जाने की वजह से तो इसके अंदर भी एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से एक वोल्टेज डेवलप हो जाती है इसके अंदर भी। तो ये हो गया, तो बिना वायर के काम हो गया, यहाँ पर भी मुझे क्या मिल गई? एक ईएमएफ मिल गई। तो ये होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और मैंने ये क्यों कहा कि धारा की दिशा बदलने के कारण? तो धारा की दिशा, जो धारा होती है, जो करंट होती है, वो इस तरह चलती है, ज़्यादा कम जीरो, ज़्यादा कम जीरो। यहाँ जो होती है ज़्यादा होती है, यहाँ जीरो होती है, और यहाँ पर भी ज़्यादा होती है, यहाँ पर जीरो होती है, यहाँ पर ज़्यादा होती है, यहाँ जीरो होती है। तो इस तरह से करंट जो है चलती है टाइम के साथ साथ। तो करंट जो होती है कम बढ़ती होती रहती है, इसलिए इसको एसी बोलते हैं, ऑल्टरनेट करंट। एसी की फुल फॉर्म क्या? ऑल्टरनेट करंट। ये ऑल्टरनेट होती रहती है, कम बढ़ती इस तरह से होती रहती है, मतलब लो हाई। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। और डीसी क्या होता? मतलब एसी डायनेमो। पहले देख लेते हैं एसी डायनेमो के बारे में। तो ये जनरेटर होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को, ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। और ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। एसी डायनेमो जनरेटर। आगे पढ़ते हैं। विद्युत मोटर क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटर को आप करंट देते हो, वो करंट लेने के बाद रोटेशन उसके अंदर आ जाता है। जब रोटेट करती है उसकी शाफ्ट, तो क्या होता है? पानी को पुश कर देती है ऊपर की तरफ को। तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो ये कौन करती है? इलेक्ट्रिक मोटर और एसी डायनेमो, ये भी बता दिया मैंने। अब माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन जो होता है वो हमारी ध्वनि ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है।
क्या करता है? यह ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। माइक्रोफोन भी किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, और नीचे का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो बहुत अच्छी लगी है तो इस पर लाइक, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले, और कोई भी आप हमारी तरफ से आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।